नमस्कार। मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम। यह है जो विषय है पर्यावरण शिक्षा है, जो कि बीएड द्वितीय वर्ष और शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रथम जो यूनिट है उसका टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के किसे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषाएं हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, घटकों में जैविक कारक कौन से होते हैं, अजैविक कारक कौन से होते हैं, कृत्रिम तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता कौन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, प्रकृति में कोई भी जो जीवधारी है वह उनका जो समुदाय है ना, तो वो जीवधारी कभी भी अकेला नहीं रहता, वो अपने समुदाय में रहता है ना। कोई भी कार्य अकेला रहकर नहीं करता, वो अपने समुदाय के लोगों के साथ में रह करके अपना कार्य करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले और विचरण करने वाले संपूर्ण जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो जीवधारी है एवं उनका जो समुदाय क्षेत्र के जो अन्य जैविक और अजैविक अंश से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वे प्रभावित होते हैं, साथ ही वे दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवधारी रहते हैं, ठीक है, जो कि और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि जीवित प्राणी नहीं होते हैं, है ना, अजैविक होते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम मान ले जलवायु है, तो जीवधारियों को जलवायु प्रभावित करती है। हालांकि जलवायु अपने आप में कोई जीवधारी नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये प्रभावित तो करती है। तो प्रकृति के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं ये और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले जैविक अथवा अजैविक अंश का जो संपूर्ण योग है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किया गया था। और किसने किया था? टांसले ने किया था इसका प्रयोग। उनके अनुसार किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में कार्यरत जैविक अथवा अजैविक अंश का पूर्ण योग ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है कि पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण तथा समुदाय की क्रियात्मक संक्रिया है। और दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जीव एवं वातावरण के संभागों में तथा उनके बीच पारस्परिक क्रिया का योग है। बच्चों, पहली जो परिभाषा दी है वो क्लार्क ने दी थी और दूसरी जो परिभाषा है ये दी है मैथवान ने 1974 में। तो इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष के जैविक समुदाय के जीवों एवं उसके चारों ओर पाए जाने वाले अजैविक पर्यावरण अथवा बाह्य अजीवीय वातावरण में जो है परस्पर संबंध पाया जाता है और यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक वातावरण और अजैविक वातावरण दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान विशेष के जीव समुदाय की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का समुदाय अनेक प्रकार के जीवों से मिलकर के बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपने खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा स्वपोषी पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? मूल उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए जो है जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्षेत्र है वो छोटा भी हो सकता है और किसी का क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है। और यदि देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जीवधारी रहते हैं, विभिन्न प्राणी भी रहते हैं और विभिन्न अजीविक अंश भी हैं, और ये एक दूसरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरह से जो पृथ्वी है वो भी हमारी क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब पृथ्वी जो है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यह अपने लिए समस्त जीवन से संबंधित या जीवन में उपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल से, जलमंडल से और स्थलमंडल से करते हैं। तो अब देखते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के हमारे दो घटक हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है जैविक घटक जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा है अजैविक घटक जिसे एबियोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। यदि हम डिटेल से देखें तो इसे मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताया है कि जो है घटकों को दो भागों में विभाजित किया है, यहाँ पे अजैविक घटक और जैविक घटक। फिर यहाँ पे अजैविक घटक जो है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। इसमें बताया गया है कि भौतिक कारकों के अंदर तो हमारा टेम्परेचर आता है, आर्द्रता आती है, प्रकाश आदि आते हैं। अकार्बनिक कारकों के अंदर जो है जल, वायुमंडलीय गैसें, मिट्टी, खनिज, चट्टानें, ये सब चीज़ें आती हैं। और कार्बनिक कारकों के अंदर प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब आते हैं। तो ये सब चीज़ें अजैविक घटकों के अंदर आती है। और जैविक घटक यानी कि जो जीवधारी है ना, जो जीवित है, लिविंग है, तो उनमें उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। तो जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा है, उत्पादक, उपभोक्ता और जैविक घटक। तो इस प्रकार से हमने घटकों को यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाया है। आगे है कि जैविक घटक या जैवीय घटक किसे कहते हैं। तो जीवधारियों के किसी समुदाय की जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जैविक घटक वो हैं जो भोजन करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, ग्रो करते हैं, या लिविंग थिंग्स जो हैं, ये जैविक घटक है हमारे। इनको तीन भागों में बांटा गया है इन प्राणियों को, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। तो सबसे पहले आता है उत्पादक। हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये भूमि से तो जल ग्रहण करते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। अपने लिए बनाए गए भोजन के उपयोग से वनस्पति स्वयं वृद्धि करती है, विकास करती है और प्रजनन करती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे हैं वो न केवल खुद के लिए खाद्य सामग्री का संश्लेषण करते हैं, बल्कि उनसे जो दूसरे जो जीव जंतु हैं, ठीक है ना, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस, जो कि प्राणवायु है, जिसे कि विभिन्न प्राणी श्वसन क्रिया में यूज करते हैं। तो इसके विपरीत जीव जंतु कुछ जो है परपोषी भी होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसी खाद्य पदार्थ के द्वारा जंतु अपने लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधों को मूल उत्पादक तथा जंतुओं को गौण उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे तो हो गए मूल उत्पादक और जंतु क्या हो गए? गौण उत्पादक। इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसके बाद में उपभोक्ता।
तो इनके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के समस्त जंतुओं को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर देखिए प्रथम चार्ट में दिखाया गया है उत्पादक है ना। उत्पादक पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और अन्य जंतुओं के लिए भी जो है उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी वे उपभोक्ता जो कि भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राथमिक उपभोक्ता। और वे जीव जंतु जो कि अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं से करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और इसी तरह से ऐसे प्राणी जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तो यह चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि जो प्राथमिक जो उत्पादक है ये कौन है? प्रथम पोषण स्तर के हैं। पादप, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ये सब हमारे जो है प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। घास वगैरह आती है इसमें, वृक्ष वगैरह। ठीक है। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम कहेंगे द्वितीय पोषण स्तर। और इसमें इसके अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। इसमें आते हैं हमारी गाय, टिड्डे और जो भी है भैंस वगैरह, ये सब। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हें कहते हैं हम तृतीय पोषण स्तर। इसमें जो प्राणी आते हैं वो मांसाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। और इसके अंतर्गत आते हैं पक्षी आते हैं, मछलियाँ आ जाती हैं, भेड़िए आ जाते हैं। ठीक है। फिर है लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता, और इस चरण स्तर को हम कहेंगे चतुर्थ पोषण स्तर। इसके अंतर्गत बिल्कुल उच्च मांसाहारी जीव जंतु आते हैं, है ना। तो इनमें शेर है, और सर्वाहारी में मनुष्य भी आ जाता है क्योंकि वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। इनके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन मूल उत्पादक अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं अथवा पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। उदाहरणार्थ वे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी एवं कोमल पत्तियों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कौन कौन है उसके उदाहरण में? बकरी है, भीड़, गाय, बैल, खरगोश, भैंस आदि इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये सब कैसे हो गए? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता, जिन्हें हम गौण उपभोक्ता भी कहते हैं। इनमें मांसाहारी प्राणी आते हैं। ये क्या करते हैं? शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेंढक, शेर, चीता आदि। फिर है तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे सभी मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे सांप मेंढक को खाता है और बाज, गिद्ध ये सांप को खा जाते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद में आता है हमारे उच्च मांसाहारी। इसी श्रेणी के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारियों को मारकर खा जाते हैं, परंतु उन्हें अन्य कोई जंतु मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर एवं चीता। ठीक है ना। शेर एवं चीता किसी भी जंतुओं को मारकर खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं तथा उन्हीं से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी। वे जीव जंतु जो अन्य जीव जंतुओं का शिकार करके अपना खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रेडेटर्स। जैसे द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी जंतु। तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात उपभोक्ता के रूप में वो सब कुछ खाते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? सर्वभक्षी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मनुष्य। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा अगले वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप बेल आइकन पर क्लिक करिए, तो आपको इसका नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।